जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 36 चलेगा। और साथियों, इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट आपका छूटा हुआ है इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी क्लिक करके आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। और साथियों, अगर आपको हमारा बिहार पुलिस का बैच ज्वाइन करना है, बैच के बारे में जानना है कि बैच में क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो यहाँ पर आपको वीडियो का ऊपर देखिए लिंक शो हो रहा होगा, क्लिक करके बाद में आप लोग देख सकते हैं। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, मोल या फिर डी एम्पियर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर बताइए। इससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होता है। चलिए, तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई आपका हो जाएगा ओम। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, ओम होता है। एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो विद्युत धारा का। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक पूछे तो एम्पियर होता है। मोल किसका होता है? तो पदार्थ की मात्रा का। पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या होता है? मोल होता है। और ये आपका विभवांतर का होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, बेसाइल कैलमेट ग्यूरिन वैक्सीन, जिसे शॉर्ट में बीसीजी वैक्सीन कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस बीमारी को रोकने के लिए लगाया जाता है? यह क्वेश्चन बिहार पुलिस में आ चुका है। आपसे पूछा जाता है कि बीसीजी का टीका जो है किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो बीसीजी का फुल फॉर्म भी यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं, बेसाइल कैलमेट ग्यूरिन। ठीक है, ये बीसीजी का फुल फॉर्म है। और ये किस बीमारी को रोकने के लिए लगाया जाता है? तो इसका आंसर है तपेदिक। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। साथियों, तपेदिक को ही बोला जाता है टीबी रोग। टीबी रोग या फिर इसको बोला जाता है क्षय रोग। तो कभी कभी ऑप्शन में तपेदिक मिलेगा या फिर टीबी मिलेगा या फिर क्षय रोग मिलेगा, तो तीनों एक ही चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पीलिया रोग की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि जब शरीर में पीलिया रोग होता है तो शरीर के किस अंग को यह बीमारी प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा, यकृत। यानी कि पीलिया रोग होने से शरीर का जो यकृत है ये पार्ट डैमेज होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पोलियो की बात करें, ये किसके कारण होता है? तो ये वायरस से होने वाला रोग है, पोलियो रोग। अब यहाँ से क्वेश्चन और भी बहुत सारा बनता है, जैसे कि वायरस जनित रोग हो गया आपका, बैक्टीरिया जनित रोग हो गया, कौन कौन सा है, तो इसके लिए सब ट्रिक बना हुआ है, आप लोग बैच में जाकर देख सकते हैं। अब आंत्र ज्वर की बात कर ले, जिसको टाइफाइड कहा जाता है। ठीक है, और इसी को बोला जाता है मियादी बुखार। मियादी बुखार। तो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए मियादी बुखार दे देगा या फिर दे देगा आंत्र ज्वर, टाइफाइड लिख के नहीं देगा। तो याद रखिएगा, ये टाइफाइड होने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे आपका प्रभावित होता है आंत। क्या होता है? आंत। और टाइफाइड की जांच के लिए डॉक्टर जो टेस्ट लिखता है, कौन सा टेस्ट है? वो है आपका विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? विडाल टेस्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा। और साथियों, ये जो हम सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बता रहे हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ आपको लिखा हुआ प्रॉपर तरीके से मिलेगा, बस आपको ध्यान से सुनना है। और किस प्रकार से नोट्स मिलेगा, आइए आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका डेली क्लास का नोट्स। ये आपका सेट 8 है, सेट 9, सेट 10 तक अपलोड हो चुका है, आप लोग बैच में जाकर देख सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि हमने आपको पढ़ाया क्वेश्चन 1, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंश ने शासन किया था? तो इसका आंसर है 5। अब दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा यहाँ तक लिखा हुआ है। कहाँ तक है? यहाँ पर ध्यान दीजिए,
लास्ट क्वेश्चन है लोधी वंश का आखिरी शासक। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है या फिर आ सकता है सभी को हमने यहाँ पर लिख दिया है। हालांकि अभी दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाई नहीं है, पहले इसका नोट्स हम डाल दिए हैं, तो आप लोग रिवीजन कर लीजिए। तो सेट 8 है, सेट 9, सेट 10 तक अपलोड हो चुका है। और ये जो नोट्स हम डेली दे रहे हैं ये बिहार पुलिस में सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग लेट मत कीजिए, जो पीछे हमने बैच बताए हैं जाकर आप लोग परचेज कर सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है? चलिए लगाइए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर। तो इसका आंसर होगा हड्डियां। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। केवल आप लोग ध्यान से सुनिए जो हम बता रहे हैं, सुनने से क्या होगा, ठीक है, सुनने से होता क्या, क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बिना याद किए हुए याद हो जाएगा। बस आप डेली सुनिए जो हम बताते हैं। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, प्रकाश की किरणें आँखों के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आँख में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं? और साथियों, अगर आपको सच में इस बार बिहार पुलिस में जाना है और 100% सिलेक्शन लेना है तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, जमकर तैयारी कीजिए, रेगुलर क्लास कीजिए, तभी इस बार आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, लगभग 19,000 पदों के आसपास वैकेंसी है, तो मिस मत कीजिए, डेली क्लास कीजिए। तो प्रकाश की किरणें आंखों के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आंख में प्रवेश करती है वह उसे कहते हैं श्वेत पटल, जिसको बोला जाता है कॉर्निया। और आपको पता होगा जो आंख दान किया जाता है, जो नेत्र दान किया जाता है, इसी कॉर्निया भाग को नेत्र के लिए, नेत्र में दान किया जाता है। यानी आपने सुना होगा कि नेत्र दान, ठीक है, आंख दान, तो उसमें पूरा आंख को दान नहीं किया जाता है, इसी कॉर्निया पार्ट को दान किया जाता है। एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए आंख में कौन सा लेंस होता है? यानी शुरुआत से ही आंख में एक लेंस रहता है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। ये प्रकृति निर्मित लेंस होता है, उत्तल लेंस। ठीक है, ये शुरुआत में ही आंख में रहता है। अच्छा, आंख का रंग पूछे किस पर निर्भर करता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, और जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। अगर आपसे पूछे आंख का रंग किस पर निर्भर करेगा, तो आइरिस पर। लिख लीजिए, नहीं सुनिए, लिखना नहीं है, ये सब लिखा मिलेगा। आइरिस पर, जिसको बोला जाता है परितारिका। तो आंख का रंग किस पर निर्भर करेगा? आइरिस पर, यानी कि परितारिका पर। आंख में कौन सा द्रव भरा होता है? कचाव द्रव। कचाव द्रव ये आंख में भरा होता है। अच्छा, अश्रु बनाने वाली ग्रंथि पूछे, यानी कि आंख में जो अश्रु बनाने वाली ग्रंथि है उसका नाम क्या है? लेक्राइमल ग्रंथि। लेक्राइमल ग्रंथि, इस ग्रंथि का काम क्या है? आंख में आंसू बनाना। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट है, सभी को ध्यान रखें। आगे देखिए, पके केले में पाया जाने वाला प्रमुख अम्ल कौन सा है? अगर आपका जीके जीएस कमज़ोर है तो ज़्यादा नहीं, आप लोग 10 से 15 दिन क्लास कीजिए, आपका जीके जीएस भी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, बस आप ध्यान से सुनिए जो हम बताते हैं। तो पका हुआ केला में कौन सा अम्ल होता है? आंसर है मैलिक अम्ल। लेकिन कच्चा केला में पूछे, कच्चा केला में तो इसमें होता है टार्टरिक अम्ल, जो कि इमली में होता है वही होता है कच्चा केला में। तो पका केला में मैलिक अम्ल, कच्चा केला में टार्टरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ होता है? HCl, ये पेट के अमाशय में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में होता है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में होता है। अच्छा, अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? अंगूर में आप लोग कमेंट करके बताइए। तो डैश का अन्य नाम सोमेटोट्रोफिन है। सही आंसर है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन को ही बोला जाता है सोमेटोट्रोफिन। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलता है? क्वेश्चन आता है तो पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होता है और यहीं से निकलता है वृद्धि हार्मोन। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, छोटी ग्रंथि है। सबसे बड़ी पूछे तो यकृत, और पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी है। सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण कौन से हैं?
और देखिए जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। साइंस के लिए आपको स्पेशल क्लास मिल जाएगा 7:30 बजे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगा। और मिक्स प्रैक्टिस सेट रात 8 बजे, जो कि अभी आप लोग कर रहे हैं। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिंदी, व्याकरण सब क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सभी परमाणुओं में पाया जाने वाला स्थिर और नकारात्मक चार्ज वाला कण कौन सा हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन। परमाणु में इलेक्ट्रॉन ही ऐसा कण है जिस पर माइनस चार्ज होता है, बाकी प्रोटॉन पर प्लस होता है और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, क्लास नोट्स में। लोहे पर जंग लगना है किसका उदाहरण? तो ये हम साइंस क्लास में कई बार बता चुके हैं। लोहे पर जब जंग लगता है तो क्या होता है? लोहा का भार बढ़ जाता है, और ये एक आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो जब लोहे पर जंग लगता है तो लोहा का क्या होता है? क्षरण हो जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इस बार बिहार पुलिस के एग्जाम में आया था, 2024 में जो एग्जाम हुआ था। तो Fe2O3 इंटू XH2O, ये जंग का रासायनिक सूत्र है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, गैस से जब बिजली गुजरती है तब यह नारंगी रंग की रोशनी देती है। यह आमतौर पर प्रतिदीप्त प्रकाश इस्तेमाल की जाती है, यानी प्रतिदीप्त प्रकाश में किस गैस का इस्तेमाल होता है? और साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस पर आपका कोर्स चल रहा है एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन अब सही हो चुका है, आप लोग स्टडी कर सकते हैं। और जो भी PDF आपका छूटा हुआ है, नोट्स छूटा हुआ है, वो सब कुछ अपलोड हो जाएगा आज, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा नियॉन। क्या हो जाएगा? नियॉन। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो एक होता है बुझा हुआ चूना, एक होता है बिना बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना का होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH2। ये बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है। और बुझा हुआ का पूछे तो इसका होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये बिना बुझा हुआ का है, और बुझा हुआ का होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना पत्थर का पूछा है, तब चूना पत्थर का पूछा जाता है तो इसका होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये चूना पत्थर का है। संगमरमर का भी यही होता है, खड़िया का भी यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। रगड़कर सफाई और ब्लीच की प्रक्रिया से गुजरने के बाद 99% कपास किस पॉलीमर से बना होता है? अब देखिए, कपास की बात करें तो इसके बारे में भी हमने आपको कई बार बता रखा है कि कपास की खेती सबसे अधिक काली मिट्टी में होती है। किस मिट्टी में? काली मिट्टी में। इसलिए काली मिट्टी को क्या बोला जाता है? कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। सबसे अधिक काली मिट्टी कहाँ पर होता है? तो गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में काली मिट्टी है। तो कपास एक प्रकार का पादप है। क्या है? पादप बोल सकते हैं, पेड़ पौधा से प्राप्त होता है। और पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की। तो 99% कपास किस पॉलीमर से बना होगा? सेलुलोज। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। हमने आपको बता रखा है पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। ये सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है और कई बार हम आपको बता भी चुके हैं। वह प्रक्रिया जिसमें हवा में मौजूद जल वाष्प तरल पानी में बदल जाता है क्या है? तो 12 के लिए आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा संघनन। इस प्रक्रिया को बोला जाता है संघनन। क्या बोला जाता है? संघनन। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन 13। पत्ते के तने जैसा हिस्सा होता है जो अंकुर को तने से जोड़ता है। मान लीजिए यहाँ एक पत्ता अगर हम बनाते इस तरह से, ठीक है, ये आपका क्या है? पत्ता है इस तरह से। ये क्या है? पत्ता है। तो बोल रहा है पत्ते के तना, तो इसका एक तना होगा। तना हिस्सा होता है जो अंकुर को तने से जोड़ता है। मान लीजिए एक डंठल है इस तरह से, तो ये जो जुड़ा होता है, तो वही पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है बताइए? तो डंठल है। पत्ता का तना जैसा हिस्सा होता है जो अंकुर को तने से जोड़ता है। मान लीजिए नीचे अंकुर है, तो इसको यहाँ से ये नीचे गया
डंठल, और यहाँ से जुड़ा रहता ये, तो इसी का नाम बोला जा रहा है, तो इसका नाम है डंठल। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। फूलों के रंग लाल, गुलाबी, नीला, बैंगनी मुख्यतः वर्णक आते हैं, वे कहे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 14 के लिए डी ऑप्शन एंथोसाइनिक। अच्छा, पत्ता में जो हरा रंग होता है ये किसके कारण होता है? तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। मानव त्वचा, बाल और आँखों को उनका रंग देने वाले रंजक, जिसको पिगमेंट कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है मेलानिन। मेलानिन से ही मनुष्य के शरीर का जो त्वचा होता है उसका रंग डिसाइड होता है कि किसका कौन सा कलर का होगा, ये मेलानिन की उपस्थिति के कारण। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। किसी दिए गए क्षेत्र में सभी जीनों, पादप व जंतु की कुल संख्या क्या कहलाती है? ये आपका बायोमास कहलाती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून के थक्के, हड्डी के चयापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है? तो सबसे पहले विटामिन की बात करें, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो ए, डी, ई, के 4 विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, और विटामिन बी एंड सी 2 विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पर वसा में पूछा गया है, तो बी और सी तो आंसर होगा नहीं, तो इसको सबसे पहले काटिए। अब बचा आपका के और ए, इसी दोनों में से कोई आंसर होगा, दोनों ही वसा में घुलनशील है। अब बोल रहा है कंडीशन जो खून का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो खून का थक्का बनाने में हमने आपको बताया है कि विटामिन के सहायक होता है। इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। ये सब हम लिख देंगे नोट्स में, ठीक है। फिलोक्विनोन। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कैम्बियम। क्या बोला जाता है? कैम्बियम। चलिए आगे देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रक क्या है? आंसर है बेक्युरल। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, किसी पदार्थ की रेडियो सक्रियता को किस में मापा जाता है? तो जीएम काउंटर में। जीएम काउंटर में, यानी कि कोई पदार्थ कितना अधिक रेडियो सक्रिय है उसको मापने के लिए जो होता है वो होता है जीएम काउंटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जीएम काउंटर। आँखों के आंसू निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? याद कीजिए, हमने आपको शुरुआत में ही बताया था आँख के बारे में। आँख में कौन सा द्रव होता है? कचाप द्रव। आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? आइरिस पर, परितारिका पर। और वहीं पर हमने आपको बताया था आँख में जो आंसू बनाने वाली ग्रंथि है वो है लेक्राइमल ग्रंथि, यानी कि लेक्रिमल ग्लैंड। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई कौन सी है? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। इसका आंसर हो जाएगा केल्विन। किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? देखिए, जो शुरुआत से क्लास कर रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आराम से बता सकते हैं। हमने कई बार आपको बताया है, ध्वनि 3 प्रकार से आपको हमने बताया था। एक होता है आपका अवश्रव्य, दूसरा होता है श्रव्य जिसको हम लोग सुन सकते हैं, तीसरा होता है अपश्रव्य। अपश्रव्य, तो श्रव्य ध्वनि जो होती है ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के 20, ठीक है, इसी के ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं। तो किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या होगा? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 के बीच। तो 20,000 से अगर अधिक होता है इसको भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से कम होता है इसको भी नहीं सुन सकते, इसी रेंज के ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती है? इसलिए साथियों आप लोग से बोलते हैं कि पीछे के क्लास को छोड़े ना, हर एक क्वेश्चन पीछे क्लास से रिलेटेड होता है। अगर आप लोग सही से समझेंगे तो ही आप लोग आंसर बता सकते हैं।
तो रडार सिस्टम में सूक्ष्म का इस्तेमाल होता है। सूक्ष्म तरंग बोले तो माइक्रोवेव तरंग का इस्तेमाल होता है रडार में। इंफ्रारेड का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? टीवी रिमोट में। ये क्वेश्चन आता है, टीवी रिमोट में किस तरंग का इस्तेमाल होता है? इंफ्रारेड। नाइट विजन जो कैमरा होता है उसमें भी इंफ्रारेड तरंग का ही इस्तेमाल होता है। चलिए, रानी की बाव, रानी का स्टेपवेल जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में है, कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर है गुजरात में। रानी की बाव कहाँ पर है? गुजरात में। अच्छा, रानी की बाव की बात करें, ये आपको 100 रुपया जो नोट है, 100 रुपया की नोट पर देखने को मिलेगा रानी की बाव। यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन आया था कि 50 रुपये के नोट पर कौन सा चित्र है, तो आइए सभी को बता देते हैं। 10 रुपया पर पूछे कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा में है। 20 रुपया का नोट पर पूछे तो एलोरा का गुफा मिल जाएगा। 50 रुपया पर पूछे तो हम्पी का रथ हो जाएगा। और 100 पे पूछे तो रानी की बाव हो जाएगा जो कि गुजरात में है। 200 रुपया जो नोट है उस पर क्या है? तो उस पर आपका सांची स्तूप है। 500 रुपया पर क्या है? लाल किला है। और 2000 रुपये पर क्या था? अब तो नहीं है, मंगलयान था। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। पान सिंह तोमर जो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके थे, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए थे? इसका आंसर याद रखिएगा, लंबी घुड़दौड़। हिंदी की महानतम साहित्यिक कृतियों में से एक महाकाव्य कामायनी का लेखक कौन है? और साथियों, क्लास के बाद इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको आंसर के साथ में। कहाँ पर मिलेगा? तो उसी बैच में। तो इसका आंसर हो जाएगा कामायनी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। जयशंकर प्रसाद इसका आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो याद रखिएगा कामायनी के लेखक है। मोहन राकेश की बात करें तो आधे अधूरे उपन्यास के लेखक कौन है? मोहन राकेश है। अंधेरे कमरे, इसके भी लेखक कौन है? मोहन राकेश है, ध्यान रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद की याद रखिएगा कृतियाँ, बहुत बार एग्जाम में आता है, जैसे गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद। गबन, ये भी प्रेमचंद। कर्मभूमि, ये भी प्रेमचंद। रंगभूमि, प्रेमाश्रय, पूस की रात, कलम के सिपाही, ये सब भी किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। ये सब हमने नोट्स में लिख दिया है। ठीक है। और रामधारी सिंह दिनकर से क्वेश्चन आता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बेगूसराय में। ठीक है, बेगूसराय में हुआ था, सिमरिया गांव में। 1908 में इनका जन्म होता है। और इनकी पुस्तक है उर्वशी, जिनके लिए इनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था 1972 में। किस पुस्तक के लिए? उर्वशी के लिए। ठीक है। चलिए, बेलगांव शहर किस राज्य में स्थित है? आंसर है कर्नाटका में बेलगांव है, जहाँ पर 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ था? तो फैजपुर अधिवेशन। इसको आंसर नहीं करना है। बेलगांव का मतलब गांव थोड़ी होता है, बेलगांव मतलब शहर। ये तो नाम है, शहर का नाम बेलगांव। तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गाँव में हुआ था? फैजपुर अधिवेशन। ये कहाँ पर हुआ था? तो गाँव में हुआ था। ठीक है, 1937 में ये अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मोहिनी अट्टम की नर्तकियों द्वारा चमकीले सुनहरी बॉर्डर से अलंकृत किस रंग की साड़ी को पहना जाता है? इसका आंसर है सफ़ेद या फिर हल्का सफ़ेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुंद्रा पावर प्लांट किस राज्य में है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। सॉरी, मध्य प्रदेश नहीं, गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है मुंद्रा पावर प्लांट। ठीक है। जामनगर पूछे, जामनगर कहाँ पर है? गुजरात में है। अंकलेश्वर पूछे, ये भी गुजरात में है। चलिए, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? आंसर है हैदराबाद में। हैदराबाद साथियों मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए, हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था? तो ऑपरेशन एक पोलो था। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था। तो साथियों, आज आपका प्रैक्टिस सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। देखिए, सेट में भले ही 30 क्वेश्चन है, लेकिन हर एक क्वेश्चन के साथ जो हम आपको 4 से 5 बताते हैं, इस तरह से अगर जोड़ के चले तो 70 से 80 क्वेश्चन आपका डेली कवर होता है। ठीक है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आपको लिखा हुआ मिल जाता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।